तो अभी तक हम वही एकता कपूर वाली बात पे थे। हाँ, सीरियल की बात नहीं कर रहे थे हम, ध्यान रखना कहीं आप लोग सीरियल में चले जाएं। ट्रेडिशनल मेथड, इसके हमने 3 रूल, व्यक्तिगत, रियल और नॉमिनल की बात करी। अब हम 1 बाय 1 इनको कवर करने वाले हैं कि ये व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल क्या है, रियल यानी कि वस्तुगत क्या है, और नॉमिनल यानी कि नाम मात्र की क्या कहानी है। ठीक है, जब मैं पर्सनल की बात करता हूं, अभी देखिए ध्यान देंगे यहां पर, ये 3 रूल अगर आपने ढंग से समझ लिए, जिस तरीके से मैं समझाना चाहता हूं, पूरी अकाउंटिंग, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, बड़ी से बड़ी एंट्री को यूं सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी एंट्री हो, आप कहेंगे सर क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वाली भी कर लेंगे, क्या हम वो रिजर्व बनाने वाली भी कर लेंगे, इसी में जाकर लिखते हो ना आप लोग, हाँ वो भी कर लोगे। मुझे पता है जहां जहां फंसते हो आप लोग, सारी एंट्रीज आप इन 3 नियमों के बेसिस पे कर सकते हो अगर आपके ये टिप्स पे आ गए। और चौथा वही जो इक्वेशन वाला, चौथा वही इक्वेशन वाला, अगर आपने उसको समझ लिया तो आप अकाउंटिंग की एंट्री गलत कभी नहीं करोगे। इवन जब हमारे पास क्लाइंट आता है ना, जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्लाइंट आके क्या हमें एंट्री लिख लिख के बताता है, नहीं, वो हमें डायरेक्ट अपनी बात बताता है कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ, हम उसका इफेक्ट सीधा बता देते हैं बैलेंस शीट पे क्या होगा। हमें क्या वहां एंट्री करके पेपर पे लिख के देखने की जरूरत है? तो मुझे कोई एंट्री लिख के जरूरत नहीं है। तो सीए या जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो उस ट्रांजैक्शन का सीधा इफेक्ट समझ लेते हैं कहां जाएगा। तो उसी को ही अगर आप ये समझ लेंगे तो आप कभी भी एंट्री गलत नहीं करेंगे। इसी को समझ लेंगे तो लेजर कभी गलत नहीं करेंगे, ट्रायल कभी गलत नहीं करेंगे, P&L गलत नहीं करेंगे, और जो आपका एक टिपिकल चैप्टर है एरर वाला, एरर रेक्टिफिकेशंस वाला, वो भी यहीं से ही सही होता है। तो इसीलिए इसको ढंग से समझिएगा। ठीक है, अब आ गए हम पहला, पर्सनल, व्यक्तिगत। अब ये नियम को ना सिर्फ पढ़िएगा मत, समझिएगा। क्या कहता है? पाने वाले को डेबिट, मैं दोनों ही लैंग्वेज में लिखूंगा, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को, पाने वाले को नाम, देने वाले को जमा। इंग्लिश में लिखते हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को नाम और देने वाले को जमा। डेबिट द रिसीवर, जाम लिख दिया क्या मैंने? भैया मेरे को गलत मत समझना, दिमाग में कोई जाम नहीं चल रहा था, जमा ही लिख रहा था। ठीक है, अच्छा 8 बजने वाले हैं, वेरी गुड। पाने वाले को नाम, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब ये पाने वाला और देने वाला क्या है? पाने वाले का यहां मतलब होता है जिसको, अब इसको मैं शुद्ध हिंदी में लिख रहा हूं पहले, जिसको हमने दिया है, जिसको हमने दिया है, या इंग्लिश में लिखूं जिसको हमने पे किया है। ठीक है, और दूसरा देने वाले को क्या करेंगे? जिससे हमको मिला है। सही है। देखिए कई बार ना कुछ चीजें हमें हमारी देसी भाषा में ही ज्यादा समझ आती हैं। जितने मर्जी हम अंग्रेज बन जाएं, जितने मर्जी हम अंग्रेज बन जाएं, पर हमें समझ तो क्या आएगा? हमारी देसी भाषा में ही। पाने वाले का मतलब क्या है यहां पर? जिससे हमें मिला है, सॉरी जिसको हमने दिया है, और देने वाले का मतलब जिससे हमें मिला है। ठीक है, इंग्लिश में भी डेबिट द रिसीवर का मतलब जिसको हमने दिया है। रिसीवर मतलब हमने, मान लो राम, अब राम की बुक्स कर रहे थे तो राम नहीं बोलूंगा मैं,
राम ने मान लो सोहन से उसने सामान खरीदा था ना, अब सोहन को जब वो देगा पैसे, सोहन को जब वो पैसे देगा तो क्या करेगा, सोहन को लिखेगा, सोहन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अभी आपको यही समझना है, सोहन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और हमने किसको कुछ बेचा था सामान, किसको बेचा था, मोहन को या किसको, मोहन को हमने भी कुछ उधारी माल बेचा था प्रॉफिट पे 20% शायद। तो जब मोहन हमें देगा पैसे तो हम मोहन को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है ये वाली बात। तो इन दोनों को आपको इसी तरह से समझना है। इंग्लिश में भी अगर आप समझ रहे हैं, डेबिट द रिसीवर का मतलब क्या है, जिसको हमने दिया है, ठीक है। और क्रेडिट द गिवर का मतलब क्या है, जिससे हमको मिला है, ठीक है। सेकंड नियम पे आ जाए, फिर इसकी हम क्या करेंगे, एंट्रियां करेंगे आगे जाके, जो मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल लिखवाए थे ना एक्सरसाइज में, तो उसकी हम जाके क्या करेंगे, आगे एंट्रियां करेंगे। हालांकि यहां पर एक चीज मुझे और ऐड करवानी है, आगे जाके करूंगा उसको मैं। ये भी क्या है, 3 टाइप का होता है, तो मैं आगे जाके बताऊंगा कि ये 3 टाइप क्या है, पहले इनको समझ लेते हैं नॉर्मली। दूसरा क्या है हमारा, वस्तुगत या रियल अकाउंट, ठीक है। वस्तुगत का मतलब क्या है यहां पर, चलो इसका पहले रूल लिख लेता हूं मैं यहां पर, मैं भूल गया। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट, डेबिट किसको क्या कहते हैं, हिंदी में क्या लिखूंगा, जो वस्तु आए उसको क्या कर रहे हैं, डेबिट या नाम कह दें, और जो वस्तु जाए उसको जमा। दोबारा नहीं, जाम याद आएगा मेरे को, ठीक है। मतलब आपने तो मजाक ही बना दिया मेरा, मतलब मैंने इतने सारी अच्छी चीजें लिखी, आपने उसमें से सिर्फ वो जाम ढूंढा। मतलब 8 आपके लिए बज रहे थे। चलिए, तो यहां पर समझते हैं, जो वस्तु आए, मतलब अब आप मेरे इतने सारे एग्जाम्पल में से क्या क्या आ रहा था, फटाफट से बताओ। माल आया था मेरे पास, हालांकि अभी मैं माल आ रहा था को एक बार कुछ और बोलूंगा, आगे जाके इसका बदल रहा हूं, पर अभी फिलहाल एक बार समझ लो, माल आ रहा था तो वो डेबिट है ना, और माल बेचा था यानी कि जा रहा था तो क्रेडिट। क्लियर है, इतना ही समझना है। चलिए, इसमें भी 2 टाइप होंगे, आगे जाके हम समझेंगे। इसमें भी क्या है, 2 टाइप होंगे, और थर्ड है नॉमिनल। ये तो पहले से सीखे हुए, मैं ऐसे ही समझ रहा था इनको। तीसरा आता है नॉमिनल या नाम मात्र। तीसरा क्या आ गया, नॉमिनल या नाम मात्र। ये कहता है समस्त, समस्त मतलब ऑल, समस्त खर्चों व हानियों, 2 बातें हैं यहां पे, को नाम, और समस्त आयों व लाभों को जमा। इंग्लिश में एक्सपेंसेस क्या होगा, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यार बार बार इरेजर लाना पड़ता है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होंगे, डीआर, और इनकम्स एंड प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स लिख दे, गेन लिख देते, सीआर। क्लियर है ये वाली बात। ये 3 नियम याद रखने हैं, ये 3 नियम याद रखने हैं, रख लोगे ना। चलो मेरे साथ साथ बोलना। व्यक्तिगत में, पहले मैं व्यक्तिगत बोल रहा हूं, क्या नियम लिखवाया मैंने, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, पाने वाले को जमा नाम और देने वाले को जाम, जमा।
दूसरा रियल, रियल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि जो चीज आ रही है उसको डेबिट, और जो चीज जा रही है व्हाट जो जा रहा है उसको क्रेडिट। थर्ड, समस्त खर्चों को या एक्सपेंसेस जिसे बोलते हैं उसको डेबिट, और जो इनकम्स आ रही हैं या प्रॉफिट्स या गेन्स उनको क्रेडिट। ये तीन नियम याद रख लेना, जिनको जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो नींद में, जैसे हनुमान जी का नाम सोने से पहले जपा जाता है ना, हनुमान चालीसा, ये तीन नियमों के चालीसा बना लेना बार बार, ठीक है? क्योंकि आगे जाके आपको जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं इसमें यही काम आने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इनके बारे में अब ध्यान से समझिएगा। पहला, जो मेरा पर्सनल मैंने आपको बताया था, पर्सनल में तीन नियम कौन से हैं, ध्यान से सुनेंगे। कौन से तीन नियम है, कौन बताएगा मुझे? हाँ, इनके तीन टाइप है ना। नेचुरल होता है क्या वो? दूसरा आर्टिफिशियल, तीसरा क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव। यार ये तो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट आया मेरी क्लास में। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, और रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या होता है हिंदी में? रिप्रेजेंटेटिव को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रतिनिधि। चलो आप कहते तो मैंने लिख दिया। नेचुरल, अब इसका कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे। अगर आपको राम, श्याम, सोहन, ये सब जो नेचुरल, जैसे मेरे जैसे जो चलते फिरते हैं, ठीक है, जो चलते फिरते लोग हैं, अगर आपको उनकी एंट्रीज करनी पड़ रही है, उनके बारे में लिखना पड़ रहा है, तो क्या होंगे वो? नेचुरल पर्सन हो जाएंगे, ठीक है? अब बात कर रहा हूं आर्टिफिशियल, अब बात कर रहा हूं आर्टिफिशियल की। तो आर्टिफिशियल में क्या आ जाएगा? जैसे बैंक अकाउंट, क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट, कंपनी नेम, फर्म नेम, ये क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल हो जाएगा। और तीसरा क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव में क्या आ जाएगा? तीसरा होता है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इसको, नेचुरल पर्सन को। कुछ चीजें ऐसी होंगी, यहां पर मैं अभी आपको लिखवा दे रहा हूं, आगे जाके, क्योंकि कईयों के नाम आपको नहीं पता, कईयों के काम हो सकता है आपको नहीं पता, आगे जाके मैं एक एक चीज को समझाऊंगा। अभी माथा नहीं पकड़ लेना जो पहली बार इसको पढ़ रहे कि ये क्या बोले जा रहे हैं, ठीक है? तो यहां पर आपको रिप्रेजेंटेटिव में क्या होगा? अभी सिर्फ आप इतना लिख दीजिए, प्रीपेड, हिंदी में लिखने वाले पूर्व दत्त, हिंदी में लिखने वाले पूर्व दत्त खर्चे, प्रीपेड, ठीक है? प्रीपेड क्या होता है? आप रिचार्ज नहीं करवाते, रिचार्ज भी तो करवाते हैं ना, प्रीपेड, और एक होता है पोस्ट पेड। तो वैसे ही अकाउंटिंग में भी होता है। अब सोचिए, अब मैं अपनी बुक्स बनाता हूं, कौन? मैं मतलब राम। राम अपनी किताबें लिख रहा है, और राम ने क्या किया? 1000 रुपए, इतनी भारी रकम का क्या है, एक रिचार्ज करवाया प्रीपेड अकाउंट में, ठीक है? या आप समझिए इंटरनेट का कनेक्शन के पैसे एक्स्ट्रा दे दिए, तो वहां पर क्या करेगा वो? प्रीपेड इंटरनेट एक्सपेंसेस, प्रीपेड दिस दिस दिस। तो इस तरह से अकाउंटिंग की लेखांकन एंट्री, मतलब लेन देनों की क्या होती है? एक एंट्रीज की जाती है। प्रीपेड मतलब पहले चुका दिया, अभी चुकाना नहीं था, मतलब सर्विस अभी तो लेंगे पर हमने पहले ही चुका दिया है, ठीक है? एडवांस जिसे बोल सकते हैं। तो इसको अकाउंटिंग में कैसे लिखा जाता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब एक होते हैं, प्रीपेड के अलावा क्या होता है? आउटस्टैंडिंग होता है, और क्या क्या हो सकता है? कैपिटल, अक्रूड, ये सभी चीजें हैं। तो जो ये शब्द मैं बोल रहा हूं वो सारे कहां आएंगे? रिप्रेजेंटेटिव में आएंगे। अब क्वेश्चन वाला बड़े मजेदार क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे खूब मजे लेता है। वो क्या पूछता है? जो कैपिटल खाता है उसको किसके अंदर शामिल करोगे आप? ऑप्शन दे देता है वो आपको। फर्नीचर खाता है उसको किसके अंदर डालोगे? बैंक अकाउंट का खाता है किसके अंदर डालोगे? फंसते कहाँ हैं हम जाके, वो मैं आगे बताऊंगा। सेल्स और परचेज में जाके फंस जाते हैं।
सेल्स और परचेज में फंस जाते हैं, वो भी बताऊंगा कैसे फंसते हैं, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, यहां पर आप कैपिटल भी लिख सकते हो। अब यहां पर रिप्रेजेंटेटिव एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। प्रीपेड या कैपिटल, इसका ना लिंक होगा आपका किसी राम के साथ, किसी श्याम के साथ, किसी मोहन के साथ, ठीक है। तब जाके आप क्या कर रहे होगे, उसको रिप्रेजेंट कर रहे होगे। क्या कर रहे होगे, रिप्रेजेंट कर रहे होगे। और रिप्रेजेंट किसको कर रहे होगे, किसी पर्सन को कर रहे होगे, तब जाके वो रिप्रेजेंटेटिव की कैटेगरी में आएगा। कैपिटल कैसे आ गया, राम ने कैपिटल लगाई थी, तो राम की कैपिटल थी। देखिए जहां पे की आ जाएगा ना, की इंडिकेट कर रहा होगा, तो वो कहां आ जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव में आ जाएगा। क्लियर है ये वाली बात। अच्छा, ड्राइंग कहां आएगा, रिप्रेजेंटेटिव में। ड्राइंग कहां आ जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव में। क्यों, ड्राइंग भी किससे लिंक है, ओनर से रिलेटेड है ना, जो उसका मालिक है, तो वो भी आ जाएगा रिप्रेजेंटेटिव में। और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में आता है। ये जो पूरा नियम पढ़ रहे हैं ना, यहां से ये एग्जाम्पल देकर आपके साथ मजे ले सकता है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बनाता है वो। चलिए अब हम आ गए हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल आपको हमारे साथ टेस्ट सीरीज में और मिलने वाले हैं, जहां पर हम इनके क्वेश्चन पूछेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, जब हम किस पे आ गए हैं, रियल। ये रियल जूस नहीं है, ये ध्यान रखना, कहीं को सर गर्मी बहुत है, रियल जूस हो जाए। अगेन वही जोमेटो स्विगी आ रहा है, बस वो भी बाइक पेट्रोल भरवा रहे हैं, महंगा है ना बहुत ज्यादा। कांग्रेस में भी सस्ता होता है। अच्छा, वैसे तो सभी सरकारों का यही हाल है। तभी तो कह रहा हूँ ना, सभी सरकारों का यही हाल है, हर जगह महंगाई तो पहुंच ही गया है। चलिए, रियल वस्तुगत, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया था, जो चीज आवे डेबिट, जो चीज जावे क्रेडिट। भाषाएं बहुत सारी आ गई, उल्टी पुल्टी सीख ली हमने, मिक्स। तो जो आ रही है डेबिट और जो जा रही है क्रेडिट। इसमें दो टाइप है, एक है टेंजिबल, दूसरा क्या है, इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, जो जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे देख सकते हैं, ठीक है। इनटेंजिबल मतलब अदृश्य। अब टेंजिबल क्या हो गया आपका, एग्जाम्पल आपका फर्नीचर, टीवी, कैश। क्या हो गया, फर्नीचर, टीवी, कैश, टेंजिबल। अरे इनटेंजिबल क्या हो गया, आपका पेटेंट, लाइसेंस, ट्रेडमार्क, ये सब क्या हो गए, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल है, ठीक है। चलिए, हाँ जी, हाँ गुडविल, कुछ भी जो ऐसा जो आपको दिखाई नहीं दे सकता पर वो एक वर्थ रखता है, ठीक है। थर्ड, नाम मात्र। थर्ड क्या है, नाम मात्र, नॉमिनल। यहां पे क्या नियम है, यहां पे भी यहां पे था वही है कि खर्चे क्रेडिट और इनकम डेबिट, ऐसे बनाया था। क्या सर क्यों तंग करते हो, आप भी कहीं जो मैंने बोला था वो तो नहीं बोल रहे थे, खर्चे डेबिट, इनकम क्रेडिट। क्लियर है ये बात, इससे चेक हो जाता है ना कौन सो रहा है कौन जाग रहा है। यहां तो जाग रहे हैं बेचारे। चलो, इसमें भी कोई टाइप है क्या, इसमें कोई टाइप नहीं है, इसमें कोई टाइप नहीं है, ठीक है। चलिए, अब हमने ये तो समझ लिया, हमने ये तो समझ लिया, 3 है पहले में, 2 है दूसरे में, और तीसरे के पास कुछ भी नहीं है, तीसरे के पास कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन यहीं से पूछता है,
क्वेश्चन यहीं से पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से पूछने का मतलब ये है कि यहां से वो एमसीक्यू आराम से बना लेता है। जैसे मैं आपको देता हूं ऑप्शन, आप मुझे बताइएगा इसमें मुझे क्या लिखना है, ठीक है। और जब ये टेबल बना रहे हैं ना, जब ये टेबल बना रहे हैं तो यहां पर एक जगह खाली रखिएगा, इस तरह से बनाइएगा। मैं कुछ हाइट में लिख रहा हूं। सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं कैपिटल, दूसरा यहां लिख देते हैं फर्नीचर, कुछ ही लिखने वाला हूं कैपिटल को, चलो। तीसरा यहां लिख देता हूं मैं परचेज, चौथा सेल्स, और क्या लिखूं बताओ फटाफट से मुझे। कैश आया लिख रहा हूं, है रेंट लिखवा लो, और क्या लिखूं, है लिख लो डेप्रिसिएशन। जिनको नहीं पता डेप्रिसिएशन, वो मैं आगे जाके आपको बता दूंगा। डेप्रिसिएशन होता है, वैसे अभी सुन भी लो थोड़ा सा, भी याद लिखना चाहो शॉर्ट में। डेप्रिसिएशन होता है रात, घिसावट, कहाँ लिखी अभी नॉमिनल, वो नॉमिनल हो गया वैसे था, नॉमिनल का कोई टाइप नहीं है ना, ये नॉमिनल खत्म हो गया। यहाँ पे अगले पेज पे आ गए हम लोग, कंफ्यूज नहीं होने का, ये तो बेचारा गया। तो जी अब तो हम एक टेबल कर रहे हैं जिसमें हम कुछ इनको लिखेंगे कि ये क्या है, कौन सी कैटेगरी में जाएगा, है ना। कैपिटल को कहां लिख दें, यानी कि पर्सनल अकाउंट में लिख दें। हम तो सीधा इसको एक बार किसमें लिख दें, पर्सनल में। फर्नीचर को, फर्नीचर आया है, रियल लिख दें, हिंदी में वस्तुगत, यानी कि फर्नीचर आया था, बेचेंगे तो भी रियल ही आएगा, आएगा जाएगा रियल ही है। टेंजिबल है साथ में, मैं बताता भी जाता हूं, टेंजिबल में जाएगा ये। परचेज, इसको एक बार स्टार मार्क करके रखते हैं एक बार हम ना। सेल्स को भी हम एक बार स्टार मार्क कर लेते हैं। कैश आया है, कैश आया है, यही तो गड़बड़ होती है ना, नेमों को उल्टा पुल्टा करते हैं। कैश रियल है, वस्तु है, टेंजिबल है। रेंट क्या है, नॉमिनल। आप क्या देख रहे थे, अगर सपोज कर लीजिए, अगर आप कैश को पर्सनल काउंट कर रहे थे तो आप उसकी ऑपोजिट एंट्री को देख रहे थे, जो उसका इफेक्ट था। आप ये देख रहे थे राम से आया, सोहन से आया, तो आप इसलिए पर्सनल ले रहे थे, तभी ले रहे थे। पर ये दोनों चीजें अलग अलग होंगी, दोनों इफेक्ट अलग अलग है ना, ठीक है। रेंट क्या है, नॉमिनल, और डेप्रिसिएशन भी क्या है, नॉमिनल। रेंट पेबल, अच्छा आगे लिख देते हैं इसको, रेंट, रेंट पेबल पर्सनल में चला जाएगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, रेंट तो आ ही गया, पर रेंट पेबल एक अलग आइटम है हमारे लिए। अभी आइटम्स की बात कर रहे हैं, तो वो पर्सनल में चला जाएगा। हाँ, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और वो रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा होगा, किसी व्यक्ति को, किसी खर्चे को, है ना, किसी व्यक्ति को पर्टिकुलरली। तो मैंने आपको ये क्यों करवाया और ये दो क्यों छोड़ दिए, मैंने इसीलिए करवाया। अब ना परचेज, पहले मैं आपसे पूछता हूं, फिर इसका हम एक क्रक्स पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। हालांकि क्रक्स पे पहुंच नहीं सकते, वो तो जो किताब में लिखा हुआ मुझे आपको परोसना पड़ेगा मजबूरी में, ठीक है। परचेज, अगर आपने, मैं कहूं 10,000 रुपए का माल खरीदा है, 10,000 रुपए का माल खरीदा है, तो एंट्री मैं करता हूं, क्योंकि आपको तो आती नहीं है ना, तो एंट्री मैं करके दिखाता हूं। परचेज डेबिट टू कैश लिख देता है, अगर 10,000 का माल कैश खरीदा, ठीक है। अब यहां पे है परचेज, जब आप सामान खरीदते हो, ध्यान देंगे मैं एक नियम और करवा रहा हूं आपको यहां पर। जब आप गुड्स खरीदते हैं, जब आप गुड्स खरीदते हैं, यानी कि जिसकी आप खरीदी बेची करते हैं, उसको आप परचेज ही लिखेंगे। अगर जो आप जिस चीज का काम करते हैं, मान लीजिए मैं जेठालाल हूं, तारक मेहता वाला, और टीवी फ्रिज बेचता खरीदता हूं, तो जब मैं टीवी खरीदूंगा
जेठालाल तो पता है ना आप लोगों को, और जिसको जेठालाल नहीं पता वो इंडिया में रहने के लायक नहीं है, ठीक है। तो जो परचेज है वो कहां आएगी, जब जेठालाल टीवी खरीद रहा है, फ्रिज खरीद रहा है, तो वो क्या एंट्री करेगा, परचेज डेबिट, ठीक है। और मैंने जेठालाल का या टीवी फ्रिज का क्यों लिया, क्योंकि इसके बाद मैं दूसरी बात बोलने वाला हूं। और वहीं कोई दूसरा व्यापारी है, यानी कि जो कपड़े का व्यापारी है, वो टीवी फ्रिज खरीदता है, तो वो परचेज नहीं लिखेगा, वो उसको टीवी और फ्रिज के नाम से ही लिखेगा। समझ गए मतलब, आप करेक्ट पे पहुंचाते हैं आपको। जो जिसका व्यापार करता है उसके लिए वो माल है, और माल को इंग्लिश में परचेज लिखा जाता है, ठीक है। और सेम जो माल है उसको जब बेचा जाएगा तो उसको सेल्स लिखा जाएगा। बट वहीं अगर कपड़े का व्यापारी है, वो फर्नीचर खरीद रहा है, वो टीवी खरीद रहा है उसको सीसीटीवी लगाने के लिए, तो उसको क्या बोलेगा, वो उसको उसके नाम से लिखेगा, उसको क्या करेगा, उसके नाम से लिखेगा, वो लिखेगा टीवी डेबिट। क्लियर है ये बात, लिख लेना जिनको नहीं पता थी पहले से। अब सीन यहां पे ये हुआ, जब मैंने इसको परचेज डेबिट लिखा है, परचेज डेबिट लिखा है, ध्यान देना, ये रियल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, रियल में आ जाएगा। अभी मेरी बात को पूरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि रियली कह रहा है परचेज, वस्तु आए तो डेबिट, वस्तु जाए तो क्रेडिट। क्लियर ये वाली बात। अच्छा, एक बार नॉमिनल को हम दोबारा से समझते हैं, नॉमिनल को एक बार रिवाइज करते हैं, और एक बात और मैं वहां पे लिखूंगा, समस्त खर्चों और हानियों को डेबिट, समस्त खर्चों और हानियों को डेबिट, समस्त आयों और लाभों को क्रेडिट। नॉमिनल के लिए ना एक बात और समझनी जरूरी हो जाती है, नॉमिनल अकाउंट में एक बात समझनी और जरूरी हो जाती है कि जो खर्चे इसी साल होकर खत्म कर दिए जाते हैं, जिन आइटमों को इसी साल में बंद कर दिया जाता है, यह बात लिख लेना नॉमिनल में। यानी कि क्या होता है, नॉमिनल में क्या होता है, जो आइटमें इसी साल में बंद हो जाती हैं वो नॉमिनल में जाती हैं। जैसे पी एंड एल के थ्रू, किसके थ्रू, पी एंड एल के थ्रू। जैसे सारे के सारे खर्चे, चाहे डेप्रिसिएशन, सैलरी, सबको कहां डाल दिया जाता है, नॉमिनल में। नॉमिनल वाली आइटम आगे नहीं लेके जाई जाती, नॉमिनल वाली आइटम आगे नहीं लेके जाई जाती। ये वाली बात आप कॉपी के ऊपर हेडिंग में जाके भी लिखिएगा, ये स्टार लाइन है, ये स्टार लाइन है, इसको भीड़ में गुम मत कर दीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूज सॉल्यूशन है ये, बहुत सारी जगहों पे आपकी ये लाइन हेल्प करने वाली है। नॉमिनल के बारे में एक बात लिख लीजिएगा कि जो आइटम्स पी एंड एल के थ्रू उसी साल खत्म कर दी जाती है, यानी कि आगे नहीं ले जाई जाती है, वो नॉमिनल कहलाती है। जैसे एग्जांपल लिख लीजिएगा, सभी खर्चे जैसे रेंट, डेप्रिसिएशन, ये आगे नहीं लेके जाए जाते हैं, उसी साल खत्म हो जाते हैं, और इससे क्या इफेक्ट लेके जाते हैं, सिर्फ प्रॉफिट को ले जाया जाता है। क्या लिया जाता है, सिर्फ प्रॉफिट को आगे ले जाया जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां पे दो कंफ्यूजन है, यहां पे रियल भी आता है और क्या आता है, नॉमिनल भी आ जाता है, क्योंकि ये कहां खत्म हो जाता है, परचेज पी एंड एल में जाके खत्म हो जाती है, ट्रेडिंग पी एंड एल में। अब ट्रेडिंग और पी एंड एल दुनिया के लिए अलग होता है दोनों एक ही चीज, लिखने का एक तरीका है, अदरवाइज दोनों सेम चीज है। अब कई लोग भीड़ पड़ते हैं यहाँ पे, ट्रेडिंग और पी एंड एल तो अलग अलग होता है जी, नहीं होता है, ठीक है। बस वो एक दिखाने का तरीका है, जब मैं ट्रेडिंग और पी एंड एल में जाऊंगा वहां पे आपको इसका और ज्यादा बताऊंगा मैं। आज आप एक ही समझिएगा, ये दोनों एक ही है, ठीक है। रियल, जैसे आपने नहीं सुना राहु केतु, राहु केतु की स्टोरी पता है ना आपको। राहु और केतु एक ही राक्षस था, बस भगवान विष्णु के जो चक्र से उसके दो पार्ट हो गए थे, ऊपर वाला पार्ट शायद राहु है और जो ऊपर से धड़ से नीचे वाला था वो केतु बन गया, वो है एक ही। जब अमृत मंथन हो रहा था उस समय उसने अमृत चोरी छिपे पी लिया था, छिपके किसी देवता का रूप धर के, ठीक है। तो उस समय उसके गले तक यहां तक पहुंचा था अमृत, तो भगवान विष्णु को पता चल गया था, तो उन्होंने चक्र से उसको गला काट दिया था। तो जो गले के ऊपर वाला यहां तक था शायद वो सिस्टम, यहां से ऊपर वाला राहु और इसका जो नीचे वाला हिस्सा था वो केतु है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे अब राहु केतु क्यों आ गए, आप लोग बहुत सुनते होंगे तेरी राशि में राहु केतु बैठा है, तो कहने का मतलब यही है कि ये भी एक ही इंसान के दो, जो ट्रेडिंग पी एंड एल की मैं जब बात कर रहा था, वो एक ही हिस्से के दो भाग किए हुए हैं, अदरवाइज दोनों एक ही हैं, ठीक है।
अब रियल और नॉमिनल यहाँ पे फंसता है हमारे लिए, क्वेश्चन में हो सकता है इफ अगर इन्होंने ये क्वेश्चन की पूछने की गलती करी तो ये पक्का पक्का कोर्ट में जाने वाला है, ये क्वेश्चन पक्का पक्का से कोर्ट में जाने वाला है। मैं आपको सीए की बुक्स में क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर बता सकता हूं, उन्होंने जो कंक्लूजन दिया हुआ इस बात का, उन्होंने कहा वैसे तो इस पे रियल भी बैठता है, उन्होंने क्या कहा है, अब लिख लेना ये वाली बात को, ये क्वेश्चन आएगा तो पक्का कोर्ट में जाएगा, ये गारंटी है, क्योंकि कुछ लोग इसमें नॉमिनल डालेंगे, कुछ लोग रियल डालेंगे, दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। बट सीए वालों ने क्या लिखा है मैं वो बात लिखवा देता हूं, उन्होंने बोला है क्लियरली कि भैया आना तो रियल भी चाहिए, पर मॉडर्न अकाउंटिंग या मॉडर्न ट्रीटमेंट के हिसाब से इसको हम क्या मान रहे हैं, नॉमिनल मान रहे हैं। इसलिए मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूं, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ये डिपेंड करेगा, इस क्वेश्चन को खारिज ही होना पड़ेगा अगर ये पूछते हैं तो। सही बात तो ये है कि वो पूछे ही मत, ठीक है। या फिर चौथा ऑप्शन ये देना चाहिए, नॉमिनल एंड रियल बोथ, समझ रहे हैं आप, तो जाके कुछ समझ में आता है। तो सीए की बुक्स में क्लियरली मेंशन्ड है कि भैया हम मॉडर्न जो वे है इसको डील करने का उसमें नॉमिनल मान के चल रहे हैं। हालांकि सीए की बुक्स में ही अगर मैं फाउंडेशन की किताबें मानूं, कहीं रियल लिख रखा है, कहीं नॉमिनल लिख रखा है, और इन्होंने एक जगह जाके ये वाली लाइन लिखी हुई है, तो उसी के बेसिस पे मैं आपको ये लिखवा रहा हूं, और जो मैं बुक भी लिख रहा हूं उसी के अंदर मैंने इस लाइन को एज इट इज कॉपी कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अभी हमने ये 3 नियमों के बेसिस पे इसको किया है। तो आपको आई होप ये आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब एक पॉइंट में आपको बस और करवा के आज के इस सेशन को हम यहां पे ब्रेक लेंगे। यहां पर जो हमें समझना है, हमने इक्वेशन मेथड समझा, हमने इक्वेशन मेथड समझा, तो एक नियम हम एक और समझ सकते हैं, वो क्या कहता है हमें, यहां पर ध्यान देंगे, मैं तो करता ही इसी नियम से हूं सारी अकाउंटिंग, ये 3 हो सकता है इन तीनों को मैं छोड़ ही दूं, कभी नहीं, क्योंकि मैं तो करता ही इसी बेसिस पे हूं। वो ये क्या कहता है, सबसे पहले लो एसेट्स को, सबसे पहले लो एसेट्स को, अगर एसेट्स बढ़े, एसेट्स बढ़े तो डेबिट, एसेट्स घटे तो क्रेडिट, ठीक है जी। अगर लायबिलिटी बढ़े तो क्या करूं, सोच लो, हो सकता है गलत कर रहे हो, सोच के बोलना। अगर लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, और लायबिलिटी घटे तो बस। अब लायबिलिटी के साथ वो कैपिटल को भी काउंट कर लेना, ठीक है, लायबिलिटी मतलब वो कैपिटल को भी साथ में काउंट करके चल रहा हूं, ये कर लेना, तो आपको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। अब बस इसको करने के लिए ना एक दिमाग लगाना पड़ता है, इसको करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। कई बार हो सकता है फंस जाओ, पर इसकी प्रैक्टिस से आप पूरी अकाउंटिंग सोल्व कर सकते हो। जैसे कैश वाली बात करी थी ना, अब आप ध्यान से सुनिएगा, मैंने पूंजी लगाई थी, मैंने पूंजी लगाई थी, अब क्या हुआ, कैपिटल 0 थी, मान लो पहले क्या थी, कैपिटल 0, अब पूंजी लगी तो दायित्व बढ़ गया, तो कैपिटल बढ़े तो क्या, दायित्व बढ़े तो क्या है, क्रेडिट, दायित्व बढ़ गए ना तो लायबिलिटी बढ़ गई, तो लायबिलिटी बढ़ी तो मैंने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, और साथ ही साथ मेरा क्या बढ़ गया, कैश, एसेट बढ़ गई तो मैंने डेबिट कर दिया। तो एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट टू कैपिटल। हालांकि मैंने अभी एंट्रीज नहीं सिखाई हैं, बट नॉर्मल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो इसके साथ हो गई, वो एंट्री बन गई ना। दूसरी बात करते हैं, मैंने किसी को माल उधार बेचा था, शायद सोहन था आई थिंक, है ना, मुझे लगता है सोहन या मोहन को माल उधार बेचा था। जब मैंने उसको माल उधार बेचा तो ध्यान से सुनना, उधार बेचते ही वो मेरा क्या बन गया, डेटर। अब इसकी एक टर्म लिखवा रहा हूं, डेटर, यहां पर एक टर्म आ गई है, मुझे धीरे धीरे कुछ टर्म्स भी आपको लिखवानी चाहिए, अगली क्लास के शुरू में मैं कुछ टर्म्स लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहां पर मैं एक टर्म लिखता हूं, डेटर। सर ये डेटर बोल रहे हो आप, डी बी भी है बीच में, खा गए क्या, नहीं इंग्लिश कमजोर है थोड़ी मेरी, तो मैं बी खा गया, ठीक है। बोलने में इसको डेटर बोल दिया जाता है, आप डेबिटर भी बोलना चाहो तो बोल सकते हैं, कोई परहेज नहीं करवाएगा आपका। इसको हिंदी में लिखते हैं देनदार,
और एक टर्म है क्रेडिटर, ये है लेनदार। ये जिनसे मैंने पैसा, मैंने मतलब जो बिजनेस है उसने पैसा लेना हो तो डेटर बोलते हैं उसको, और जिसको पैसा देना हो, यानी कि मान लो बैंक से मैंने पैसे लिए हुए हैं लोन, तो वो मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर है। ठीक है, तो यहां पर अब मैंने जिसको माल बेचा था, ध्यान से सुनना, जिसको मैंने माल उधारी बेचा तो मेरा वो क्या बन गया, डेटर बन गया। तो मेरी एसेट बढ़ गई, तो एसेट बढ़ गई तो डेटर। ठीक है, और मैंने माल बेचा तो मेरी संपत्ति कम हो गई, संपत्ति कम हो गई तो क्रेडिट। क्लियर है ये वाली बात? तो इस तरह से भी एंट्रियां की जा सकती हैं, पर ये कब कर पाओगे आप, आज की डेट में आप इसको नहीं कर पाओगे। सिर्फ इसको लिख लो, क्योंकि अभी आप अकाउंटिंग सीखना शुरू हुए हैं। जो व्यक्ति इस अकाउंटिंग को पूरा पढ़ चुका है, समझ चुका है, वो इसको आसानी से कर लेता है। ठीक है, तो अगर आप अकाउंटिंग पहले से जानते हैं, समझ चुके हैं, तो आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। बट अगर आप नए स्टूडेंट हैं, साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, और अगर आप सीखना शुरू कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे आगे आपकी प्रैक्टिस में आएगा। तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये भी आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ आया होगा। आगे जाके हम अगले सेशन से एंट्रीज करने वाले हैं, एंट्रीज को समझेंगे, फिर धीरे धीरे हम आगे की जर्नी में बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम और आगे बातें करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जर्नी, ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी, और अगर कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो मुझे जरूर आप फेस टू फेस वाले सामने से दे सकते हैं, और जो मुझे ऐप में देख रहे हैं वो मुझे चैट बॉक्स में जाके अपने सजेशंस दे सकते हैं, ताकि हम और इसको इम्प्रूव कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।